जय भीम साथियों, आज बहुत खूबसूरत चर्चा होने जा रही है। मैं आज अचानक मान्यवर साहिब काशीराम जी का एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें वो मार्च 1987 का एक उपचुनाव हरिद्वार लोकसभा सीट का, वो उसके ऊपर अपनी अनुभव शेयर कर रहे थे। और मैं उसको बड़ा सुना, बड़े ध्यान से। और उस परिस्थितियों में मुझे लगा कि आज मुझे इस पे चर्चा करनी चाहिए। मान्यवर कांसीराम जी कहते हैं कि 1987 का उपचुनाव हरिद्वार लोकसभा सीट का, उस पर उपचुनाव हो रहा था। और वो ऐसी सीट थी, ऐसी रिजर्व सीट, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उस समय रिजर्व सीट थी। तो उन्होंने फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी को सीट लड़नी चाहिए उपचुनाव की। और उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने तैयार किया कि चुनाव लड़ें। पार्टी 1984 में बनी थी और सिर्फ 3 साल बाद ही 1987 में वो चुनाव सामने आ गया और उन्होंने, पार्टी ने लड़ा बिना संसाधनों के, कम पैसे के, बिना किसी इतनी जागृति के, तमाम उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने बताया कि जो हमारे सामने कांग्रेस का, जो कांग्रेस तो थी वहां पर सिटिंग सीट पर, उनका वो सांसद की डेथ हो गई थी, इसलिए उपचुनाव हो रहा था। तो कांग्रेस तो मजबूत थी। लेकिन जो विपक्ष में जो विपक्षी थी, तमाम विपक्ष एकजुट होकर के गठबंधन बना करके लड़ रहे थे। उनके कैंडिडेट थे रामविलास पासवान जी। और मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि भाई वो पासवान जी सांसद भी रह चुके थे और एक कुरियन साहब भी थे, वो भी लड़ रहे थे किसी पार्टी से। लेकिन वो सीट में उन्होंने काफी बताया, उस पे 2 नंबर पर पार्टी रही। 1.5 लाख के आसपास विनिंग कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले, और करीब 1,38,000 बहन कुमारी मायावती जी को वोट मिले थे। बाकी 38,000 के आसपास उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान जी को, और 200-250 वोट वो कुरियन जी, वो भी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको इतने मिले। और उन्होंने बताया कैसे विपक्ष ने मिलकर के वो एकजुट एक बना करके वो चुनाव लड़ा। तो मुझे उससे आज की परिस्थितियों पर एकदम से ध्यान गया और मुझे लगा कि इस पे एक विस्तृत एक खोजबीन की जाए, राजनीतिक खोजबीन देश की। तो मैंने, जो देश में 1975 में आपातकाल लगा था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगवाया था। उस समय राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी। करीब 21 महीने का वो आपातकाल रहा था। तो मैंने उस पर छानबीन करी और देखा कि इस देश के अंदर उस समय भी ऐसी परिस्थितियां थीं कि जब देश के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के पास, उस समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लोकतंत्र को खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए, तानाशाही जो आज हो रहा है, महंगाई, और ये बेरोजगारी वगैरह तो साथ में जुड़ी जाते हैं। तो बेचारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो ये तो किसी भी उसमें वो बाद में ऐड हो जाते हैं। ये तो उनको एक्स्ट्रा प्लेयर कहते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, ये जुड़ जाते हैं। असल मुद्दा तानाशाही और भ्रष्टाचार का था उस समय, जब 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी नारायण ने लाखों लाख की भीड़ को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और जो आज हो रहा देश में, वही उन्होंने कहा कि भाई तानाशाही हो रही है। देश के तमाम जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, सबको गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है। उनका
गैर जरूरी इस्तेमाल कर रही है अपने निजी उसमें। वो सब जो जो मामले थे वो चल रहे थे, तो मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा भाई इस पे देखूं। और उस समय फिर 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया, जो करीब 21 महीने चला। और जो अगली सरकार आई 21 महीने बाद, जब चुनाव हुआ 1977 में, तो फिर उसी तरह ये गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ था। वो गठबंधन, श्री मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, उसके जनता गठबंधन, जनता पार्टी की सरकार, उसमें भी सारे विपक्षी एक साथ हो लिए और उन्होंने सरकार को उखाड़ दिया। और उसी के चलते फिर मैंने आगे देखा तो 1989 में फिर ऐसा माहौल बना, क्योंकि आपको पता है कि 1977 में जो सरकार आई थी जनता पार्टी की, वो करीब 18 महीने अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाई और वो फिर गिर गई। और उसके बाद फिर नई सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूरे बहुमत से जीती और आई। और 1984 में उनका मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा। तो उस समय फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसमें जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, तो उसी दौरान 1987-88 में एक माहौल फिर बन गया, जो माहौल इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध बना था उस समय जेपी मूवमेंट में। तो फिर एक और माहौल बन गया, और वो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो उसी में मंत्री थे सरकार में, राजीव गांधी सरकार में, उन्होंने वो मुद्दा उठा लिया बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का। यानी फिर भ्रष्टाचार फिर सामने आ गया, भ्रष्टाचार। और वही फिर तानाशाही की, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करने की बात थी। और फिर उसके साथ महंगाई, बेरोजगारी, तो बेचारे ये तो जुड़े जाते हैं, तो एडिशनल रहते ही हैं, बेरोजगारी, महंगाई। और तो फिर उसके बाद 1989 में फिर सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी और लेफ्ट और इस तमाम एक साथ होकर के उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा, राजीव गांधी के विरुद्ध, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की अगुवाई में, जिसमें देवीलाल जी, चंद्रशेखर, ये तमाम, लालू जी, और ये जितने मुलायम सिंह यादव जी, पासवान जी, ये तमाम जितने धुरंधर हैं सारे के सारे, जो जेपी आंदोलन से निकले हुए, नीतीश कुमार जी, सब लोग सब फिर एकजुट हो गए। और फिर उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के मुद्दे पर फिर उसको उखाड़ फेंका। और 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद वो 11 महीने ही चली, और उसके बाद फिर उसमें फूट हो गई। चंद्रशेखर जी बने, फिर उसमें गुजराल साहब बने, फिर देवगौड़ा साहब बने। तो वो करते करते फिर 1992 में वो फिर जनता दल की जो सरकार थी वो टूट टाट के, और फिर उसके बाद फिर 1992 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव सरकार बनी, और वो उसने पूरा अपना कार्यकाल किया। लेकिन उस सरकार के विरुद्ध फिर से 1995-96 में लगातार फिर वो मूव खड़ा हो गया, और फिर वहां पर एक एनडीए नाम से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन बन गया। और उस गठबंधन ने भी कहा कि भाई इन्होंने, नरसिम्हा राव ने पूरा सोना देश का बेच दिया, और उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तो बेचारी रहते ही है, ये तो साथ में लटके हुए। तो भ्रष्टाचार मेन मुद्दा था, फिर वो उसके खिलाफ हो गया, और फिर वो सरकार गिरी। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1997 में 13 दिन 13 महीने, और फिर उसने अपना बाकी कार्यकाल 2002 तक पूरा किया। और उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बन गई 10 साल के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बन गई। और फिर दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार, और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार, और उसके ऊपर भी भयानक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और उस समय इस बार एक नॉन पॉलिटिकल सामाजिक गठबंधन बना, सिविल सोसाइटी के नाम पर, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, अन्ना
आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ, और उसमें भी नौजवान और विद्यार्थी कूद पड़े इस उम्मीद में कि भाई कोई नया परिस्थितियां खड़ी होंगी और देश में बेरोजगारी, महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नए भारत की तस्वीर होगी। ये सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुछ नया परिवर्तन करेंगे। और फिर उसी के चलते बीजेपी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और इस अन्ना आंदोलन को इस्तेमाल करके उन्होंने नेशनल लेवल पर कोल घोटाले और फलाने घोटाले और ढिकड़े घोटाले करके भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे करके, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए और 2013 में केजरीवाल जी दिल्ली में विराजमान हो गए। अब ये सिलसिला चलते चलते अब ऐसा हो गया कि देखिए, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अन्ना आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी, जिसको बड़ा व्यापक जन समर्थन मिला, जैसा जेपी आंदोलन और वीपी सिंह आंदोलन में तमाम ये हुए थे, उसी तरह से और उससे बड़ा ये मूव था और समर्थन था देश के नौजवानों का, देश के विद्यार्थियों का और उनके तमाम लोगों का जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। अब आकर के 10 साल बाद ये पता चल रहा है कि भाई जो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट से निकली थी, नई राजनीति का सपना दिखाया था, मॉडर्न इंडिया का सपना दिखाया था, आज वो खुद भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल में है। और जो मोदी सरकार है, जो खुद भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी और तानाशाही के मुद्दे पे, आज उसके ऊपर संविधान खत्म करने का, लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लग रहा है। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसके खिलाफ भी जम के पता चल रहा है। जो पोस्टल बैलेट जो आया है, जो तमाम इसमें पोस्टल बैलेट कर रहे हैं कि ये जो चंदा लिया है इन्होंने, जिस तरीके से वो तमाम दिखाई दे रहा है, इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार करा, भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसके विरुद्ध अब एक ये कांग्रेस के नेतृत्व में एक ये आंदोलन खड़ा हो गया है और एक ये इंडिया नाम से गठबंधन एक और तैयार हो गया है। अब मैं आऊंगा अपनी मूल बात पर कि ये जो देश की परिस्थितियां ये बनी, लगातार ये पॉलिटिकल गठबंधन बने, जो सरकार सत्ता में रहती है उसके विरुद्ध सारे विपक्षी होकर के उन्होंने जो गठबंधन बनाए और ज्यादातर गठबंधन कांग्रेस के विरुद्ध बने। ये पहला मौका है कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के विरुद्ध ये गठबंधन बनाया। मगर इसमें एक चीज बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये कि जो बीजेपी सरकार है उसमें भी 20, 25, 30, 35 दल हैं, छोटे मोटे, वो भी उसमें गठबंधन है। और ये कांग्रेस के जो नेतृत्व में इसमें भी 20, 25, 30 दल हैं, जो उसमें भी जो राष्ट्रीय छोटे मोटे लल्लू पंजू दल है, इन दो गठबंधनों में आगे खड़े हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है जो मेरे दिमाग में है कि मान्यवर काशीराम जी की उस चर्चा से जब मैंने झांक के देखा तो भारत के अंदर 1965 से बहुजन मूवमेंट शुरू हो गया था। वो अपने शुरुआती इनिशियल पीरियड में था, मगर धीरे धीरे जो 70-75 का दौर है, इमरजेंसी का दौर है, तब तक आते आते उसने रफ्तार पकड़ ली थी। और एक तरफ जहां कांग्रेस से दूसरे विपक्षी दल दो, वो भी मनुवादी थे, तमाम वही लोग, जनता पार्टी के भी और जितने भी लोग हैं वही अपर कास्ट जो उसमें लीडरशिप में थे दोनों पक्षों में। लेकिन अपना बहुजन मूवमेंट अपनी चाल पर वो चलना शुरू हो गया था और वो अपने लगातार अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा था। तो जो 1975 से 77 तक हुआ और उसके बाद हुआ और 84 में जो परिस्थितियां बदली, उसमें जब 84 में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का भी गठन हो गया, उदय हो गया। और फिर जब 1989 में जब ये माहौल बना देश में, तो ये दो पक्ष दिखाए जाते हैं हमेशा से, एक जो सत्ता पक्ष है और एक विपक्षी, ये तमाम खेमे। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी अपनी रफ्तार को पकड़ रही थी 1989 में, जहां पर कांग्रेस का पतन हो रहा था और जनता दल अपनी सरकार बना रहा था सभी विपक्षियों के साथ मिलके। वहीं पर 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने देश में 3
लोकसभा सीटें जीती और बहन कुमारी मायावती जी पहली बार बिजनौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई, इलेक्ट हुई। तो बहुजन मूवमेंट अपना काम कर रहा है वहां पर भी। और जैसे जैसे फिर आगे जाकर के ये परिस्थितियां बढ़ रही हैं और 97 में जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बन रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब मनमोहन सिंह सरकार चल रही है, बन रही है, दूसरी मनमोहन सरकार चुनी जानी है, 2007 में चौथी बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी शक्ति से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और राज कर रही है। और तीसरी तरफ देखिए, जब जहां पर कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, 2011-12 में जहां भी उनके ऊपर करप्शन के भयंकर इल्जाम लग रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई के विरुद्ध इतना उनके विरुद्ध एक माहौल देश में खड़ा हो रहा है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो 5 साल पूरा कर रही है, उसके ऊपर इस तरह के एक भी इल्जाम नहीं लग रहे हैं। और वहीं पर जहां पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही थी, तो उसके रोकने के लिए भी सिविल सोसाइटी के लोग दिल्ली में इन्होंने पड़ाव डाल लिया। और जो बहुजन समाज पार्टी अपने 14% वोट पर दिल्ली के स्तर पे पहुंच गई थी, उसको भारी धक्का इन्होंने चोट पहुंचा दी। और जिस तरह से हिंदूवाद का ये हमला चल रहा है, ये पूरे विकसित भारत बना रहे हैं, भारत को क्या विश्व गुरु बना रहे हैं, भारत को दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी बना रहे हैं। 2014 से जहां पर बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने जीरो कर दिया, वहीं पर बहन कुमारी मायावती ने और बहुजन मूवमेंट ने अपनी चाल को जारी रखा। और हिंदूवाद के इतने भयानक हमले के बावजूद भी 2019 में 10 सीटें जीत करके अपने वोट को और अपनी सीटों को रिइंस्टेट किया, अपनी इस देश की राजनीति में अपने दखल को दोबारा से पुनर्स्थापित किया। और उसके बाद लगातार पार्टी अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये माहौल बनाते हैं मनुवादी पक्ष और विपक्ष में, क्योंकि वो दोनों में तो इन्हीं की शक्तियां हैं ना, इन्हीं के लोग हैं नेतृत्वकारी, ब्राह्मणवादी, दोनों पक्षों के नेतृत्वकारी तो वो हैं। तो इनका मकसद लगातार से ये रहा है कि जो बहुजन मूवमेंट है इस देश में, उसको बदनाम किया जाए, उसको कमजोर किया जाए। और इनकी कोशिश ये रहती है कि उसको इग्नोर किया जाए। जिस तरीके से कि अभी भी लड़ाई चल रही है, 2024 में बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे दम खम के साथ तीसरी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में वो लड़ रही है मैदान में। और जिस तरीके से आज 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के नगीना में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने एक विशाल रैली की है, विशाल जन समूह उसमें था, उसको उन्होंने एड्रेस किया है। और वहां पर एक भी नेशनल मीडिया नहीं है, नेशनल स्तर पे उनको एक भी नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस की रैली दिखा रहे हैं, बीजेपी की रैली दिखा रहे हैं, लेकिन इसको नहीं दिखा रहे हैं कि आकाश आनंद जी के एक भी खबर को, उसको नगीना में जो बड़ी रैली हुई है, जो दिल्ली से 150-200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जो रैली हुई है उसको नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया है, उसको इग्नोर किया है। तो ये एक बात, ये मेरी इस पूरी चर्चा में ये थी कि ये दोनों गठबंधन बना करके हमेशा से पक्ष में जो सरकार होती है उसके खिलाफ सारे मनुवादी जमा होकर के कि पक्ष से अगर सत्ता जाए तो हमारे पास ही आ जाए घूम फिर करके, ये भी मनुवादियों के पास ही आ जाए, उन्हीं के नेतृत्व में आ जाए। बहुजन मूवमेंट के पास ये सत्ता नहीं जानी चाहिए। और इन्होंने इस बार भी ऐसा माहौल बना दिया है कि बस संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बिल्कुल डूबा ही डूबा, और तमाम भ्रष्टाचार और ये सब चीजें करके कि अगर इसको कोई बचा सकता है संविधान को, तो राहुल गांधी एंड कंपनी यही बचा सकते हैं। बाकी और किसी की तरफ मत देखना भैया, नहीं तो संविधान खत्म, सबको लोकतंत्र खत्म। तो इसलिए इन्होंने फिर से ऐसा माहौल बना दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर लोग ना देख पाए। जो उनके समर्थक हैं वो भी असमंजस में आ गए हैं, वो भी बार बार लिख रहे हैं जब मैं कोई वीडियो डालता हूं कि हाँ जी, अरे संविधान खतरे में है, राहुल गांधी ही बचा सकता है। तो भैया राहुल गांधी जी बचा सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों की पार्टी है, जो वाकई संविधान में विश्वास रखती है,
जो कि अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। वो कहती है कि भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, वही हमारा घोषणा पत्र है और वही हमारा सब कुछ है। हम सत्ता में आए तो उसी को लागू करेंगे। और विगत सरकारों ने लागू भी किया है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, उन्होंने संविधान सम्मत काम किए हैं। तो जो हमारा बहुजन समाज है अभी वो दो राय पर पहुंच चुका है, दो राय पे खड़ा है। तो मैं ये अपील करूंगा कि भैया देखो, मैंने आपको 1975 से लेकर के और अभी तक की कहानी सुना दी है। ये मोर्चे बनते रहते हैं और जो अपनी मौजूदा सरकारों को कहते हैं भैया तानाशाह है, भ्रष्टाचारी है, संस्थानों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, सब जो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन ये बहुजन समाज को इग्नोर करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन नेताओं को ये बदनाम करेंगे कि इसकी ये पार्टी, इसकी बी पार्टी, इसकी सी पार्टी, जबकि ये चाहते हैं कि कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, उसी के नेतृत्व में सरकारें रहें। बहुजन नेतृत्व के, आजाद नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार ना बन जाए, देश में प्रधानमंत्री ना बन जाए, जिससे कि इस देश में संविधान लागू हो और वाकई इस देश के बहुजनों का उत्थान हो, विकास हो, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति उनको प्राप्त हो। ये ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए सावधान रहें भाई। मैं कहूंगा कि इस देश में हम सदियों से लड़े, सदियों तक लड़े हैं, हमने झेला है इन तमाम चीजों को, तो इसीलिए हमें अपनी सत्ता कायम करनी है। इन मनुवादियों के चंगुल से निकलो। ये मनुवादी, ये सब एक तरह से सब भाई भाई हैं आपस में, और ये लूट करके खा रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, और ये बहुजन समाज को रोकने का इनका एक और ये चक्कर है। इस साजिश में, इस चक्कर में ना फंसें, और आने वाले दिनों में जहां भी देश के किसी भी जगह पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, हाथी निशान जिस मशीन में लगा हो, हाथी का निशान दबाएं और बहन कुमारी मायावती को शक्ति दें। जय भीम।